बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ CSS एंड PMS। ठीक है, और ये ऐसे भी आया हुआ है 2015 या 16 के PMS में। इसमें यही टाइटल था, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो आइनी तारीख है, ठीक है, उस पर लिखना है हमने। पाकिस्तान पे सारी बात है, इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा था, ठीक है, और इन पे जो है अंग्रेज़ जो काबज थे, कॉलोनी बनाया हुआ था उन्होंने। उसके बाद सारी बात है, हुकूक वगैरह देते नहीं थे। वर्ल्ड वार 1 आ जाती है। वर्ल्ड वार 1 के बाद इधर से ये पंजाबियों को, पठानों को, जो जितने लड़ने वाले थे सिख वगैरह, उन सबको अंग्रेज़ लेके गए कि आप हमारी तरफ से लड़ो जाके, ठीक है, और जैसे ही हम जंग जीत जाएंगे तो आप लोगों को हम इधर आज़ादी भी दे के जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन दे के जाएंगे, एक तरीके से आप चल सकोगे अपने मुल्क को लेके। तो हमारे लोगों ने, इंडो पाक के जो बंदे थे, उन्होंने साथ दिया अंग्रेज़ों का वर्ल्ड वार 1 में। तो वर्ल्ड वार 1 तो जारी बात है जीत गए थे, जो ब्रिटिश साइड थी, जर्मन वाली दूसरी साइड हार गई थी, ऑस्ट्रिया वाली। तो उन्होंने फिर इन्होंने कहा कि हमें अब आज़ादी चाहिए। खिलाफत तहरीक आई, उसके बाद कायद आज़म जो है कांग्रेस को छोड़ के परमानेंट मुस्लिम लीग के कारकुन बन जाते हैं, ठीक है। साइमन कमीशन एक फिर आता है इंडिया में। वो साइमन कमीशन को आपसे वे लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है, आपकी राय लेता है कि अगर आपके मुल्क में आइन बनाना हो तो वो किस तरह का होगा, ठीक है। साइमन कमीशन के बाद फिर जो नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू से, वो अपने पॉइंट्स देते हैं, ठीक है, कि अब इस तरह होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कायद आज़म के 14 पॉइंट्स आते हैं, वो आ जाती है नेहरू रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं नेहरू की जो पॉइंट्स थे, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आती है। उसके बाद कायद आज़म के 14 निकात आते हैं, और उसके बाद फिर गोल मेज कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है लंदन में, 3 साल होती है, ठीक है। उसका भी ख़ास कोई असर होता नहीं है कि उसका कोई फ़ायदा निकले, उसका कोई सच कोई उसका फ़ायदा हुआ। गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, तो फिर ज़ाहिर बात है कुछ पॉइंट्स वो तो उनका तो सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था, 1215 से मैग्ना कार्टा को लेके चाह रहे थे, उनको अच्छी तरह पता था कि कैसे चलाना है। फिर उन्होंने 1935 का एक्ट दिया, एक्ट ऑफ 1935 इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसे कहते हैं। ये जुलाई 1935 में आया, ठीक है। और इस आइन के मुताबिक पहले जो इलेक्शन हुए हैं वो जाके हम देखते हैं 1937 में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, जिसमें मेजोरिटी जो है वो कांग्रेस जीत जाती है, मुस्लिम लीग की सीटें कम होती हैं। और जब 1939 आता है, वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाती है, तो फिर ये दोबारा कहते हैं कि हमारे साथ जंग में जाओ। तो जारी बात है कि इन्होंने पहले कहा था कि आपने हमें कहा था आज़ादी दे दोगे पिछली जंग पे, तो आज़ादी तो आपने हमें तक अभी तक नहीं दी। तो यही फिर 23 मार्च 1940 आ जाता है करारदाद पाकिस्तान। उससे पहले कांग्रेस अपनी वजारतों से इस्तीफ़े दे देती है, जिसको कायद आज़म कहते हैं डे ऑफ डिलीवरेंस, 22 दिसंबर 1939 है, ठीक है। तो उसके बाद 23 मार्च 1940 की मीनार पाकिस्तान पे करारदाद पाकिस्तान आ जाती है, ठीक है। उनको नजर आने लग गया था कि अब पाकिस्तान बन सकता है, दूसरी जंग शुरू हो गई है, पहले की अभी इन्होंने प्रॉमिस पूरी नहीं किए, तो अब यही लाजमी करके जाएंगे। गांधी साहब ने अपनी एक मूवमेंट शुरू कर दी थी, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसके रिस्पॉन्स में कायद आज़म ने जो मूवमेंट शुरू की थी वो थी डिवाइड एंड क्विट, कि आप लोगों ने ऐसे नहीं जाना, पहले हमें डिवाइड करें, उसके बाद आप जाएँ, ठीक है। तो उसके रिस्पॉन्स पे अब 1935 का जो आइन था, जो 1937 के इलेक्शन हुए उसके रिस्पॉन्स में हुए। तो 1935 का आइन इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीज़ें हमें 1935 के जो एक्ट आया था, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट जो है, उसी में से सारी लेते हैं। इंडिया का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर क्या थे 1935 वाले के, वो आप लिख लें। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, रिटन फॉर्म में, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी,
सेपरेट लीगल स्टेटस टू प्रोविंसेस, सूबों को उन्होंने सेपरेट लीगल स्टेटस दे दिया था। 1935 के एक्ट। सेपरेट स्टेटस टू प्रोविंस। डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू यूनिट्स, जो डिवीजन स्टेट्स थी उनको तकसीम कर दिया मज़ीद छोटे छोटे यूनिट्स में, ताकि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हर बंदे की हो सके जब उन्होंने वोट डालना हो। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जब प्रोविंस को उन्होंने सेपरेट कर दिया था तो प्रोविंस को ऑटोनॉमी भी दी थी, तो हम लिखेंगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, हर सूबे को खुद मुख्तार कर देना। ठीक है, जैसे बलूचिस्तान, सिंध, इनको आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि हमने खुद मुख्तारी दी थी 18वीं तरमीम में। हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, हम आसिफ अली जरदारी के अच्छे काम भी करेंगे, उनको तनकीद भी करेंगे, नवाज शरीफ के अच्छे काम है वो भी डिस्कस करेंगे, उनको तनकीद भी करेंगे। नवाज शरीफ के अच्छे काम होंगे वो भी डिस्कस करेंगे, उनको जो गलत है उनको तनकीद करेंगे, सारी बात है। यस ठीक है, तो तभी जाकर हमें सब पॉलिटिकल सिस्टम जो है सही तरह समझ आएगा और पता चलेगा किस तरफ हम जा रहे हैं। इसके बाद बाई कैमरल लेजिस्लेशन उन्होंने कहा था, सेनेट भी, और बाई कैमरल लेजिस्लेशन ने ही डायरकी ख़त्म की थी, DIARCHY। ये पहले थी सूबों में, सूबों की जो असम्बलियाँ थी, लोअर हाउस, अपर हाउस, ठीक है, उन्होंने वहाँ से ख़त्म करके ये वफाक में ले आए थे। डायरकी आई थी आई थिंक 1919 वाले में, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड में शायद रिफॉर्म्स हुए। वहाँ मैं इतना डिटेल में भी वो डिटेली स्टडी किया, शायद उसी में इंट्रोड्यूस हुई थी आई थिंक। मिंटो क्योंकि उसके मॉर्ले, बाद तो उनके रिफॉर्म्स वाला कोई बिल आया ही नहीं है। हाँ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, मिंटो मार्ले रिफॉर्म के बाद मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड आई, या चेम्सफोर्ड के बाद फिर रिफॉर्म्स नहीं आई। साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन और डेवलपमेंट्स होते रही और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ठीक है। गवर्नर्स को ज़्यादा उन्होंने पावर दी थी सूबों में, पावर टू गवर्नर्स, वो फाइनेंस की पावर भी थी, पीस की भी, प्रोटेक्शन की भी, ओवरऑल इस तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी वो उन्होंने गवर्नर के हाथ दे दी थी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, उन्होंने कहा जी अब फेडरल कोर्ट बनाते हैं, उधर फैसले हुआ करेंगे सब जजों के सामने बैठ के। पहले तो थे ना गोरे फैसले करते थे, जो उनका था लॉर्ड वगैरह जो फैसला करते थे वही मानना पड़ता था। उन्होंने कहा प्रॉपर तरीके से फेडरल कोर्ट बनाई जाएगी। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप देखोगे तो आपको 1935 के एक्ट की काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने सारे पॉइंट डिस्कस किए होंगे। ठीक है, इसी के मुताबिक 1937 की जो है गवर्नमेंट फिर बनती है, आगे इलेक्शन होता है इंडिया में, और उसके बाद फिर जाके वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाती है। इन्होंने वजारतों से अपनी जो है इस्तीफे दे दिए थे कांग्रेस वालों ने, जैसे PTI वालों ने दिए थे ना पंजाब असेंबली इस्तीफे जमा करा, फेडरल से भी वो एक्सेप्ट बाद में हुए जाके। ठीक है, इन्होंने तो बिल्कुल ही असेंबली छोड़ दी कि हम अब असेंबली से भाग गए। मुस्लिम लीग पहले ही नहीं जा रही थी, क्यों? उसमें 37 से 39 तक हिंदुओं ने, कांग्रेस ने जुल्म करने वाली एक तारीख लिख दी थी। ठीक है, इसी वजह से कायदे आज़म ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था जब इन्होंने उधर से पार्टियों से इस्तीफा दिया है। तो इस पे भी अक्सर क्वेश्चन आया था, पूरा 37 से 39 तक कांग्रेस की जो वजारतें हैं उन पे भी रोशनी डालें। उसमें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बंदे मातरम सुनना है, गांधी साहब की तस्वीर को सलाम करना है आगे झुक के, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो उन्होंने सिलेबस में इंट्रोड्यूस करवा दी थी कांग्रेस ने। इन द लाइट ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, तो अगर हम इस इतिनाल में देखें तो व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड देयर रेजिग्नेशन, मतलब उनकी इस्तीफों के पीछे क्या मकासद थे? वो यही कह रहे थे ना कि वो के यहाँ से दोबारा हमारे साथ वर्ल्ड वार 2 में आप इंटर हो। ठीक है, लड़ने के लिए उनको यहाँ से पंजाबी, बलोची, सिख जो हैं ये सख्त जान चाहिए थे। पहली जंग में इन्होंने लड़ा था जाके, ठीक ठाक बंदे लड़े थे जाके वर्ल्ड वार 1 में। ठीक है, हाँ, तो उन्होंने कहा था कि
आपने हमें पिछली जंग में वादा किया था कि आप हमें आज़ादी का फ्रीडम दे दी जाओगे, तो फ्रीडम मामले में नहीं दी। 20 साल गुजर गए हैं, दोबारा जंग वो शुरू होगी आप लोगों की। अब है भी अगेंस्ट हिटलर के, हिटलर को पूरी दुनिया जानती थी वो कितना ज़ालिम है, कि आप लोग कह रहे हो कि हमें कि आप हिटलर के अगेंस्ट आ जाओ। अगर कल को आप लोग हिटलर के अगेंस्ट जंग हार जाते हो तो हिटलर हमारे साथ क्या सलूक करेगा? ये तो कहते हैं हमें आज़ादी दे दो, फिर हम आपका साथ देते हैं, फिर हम देखेंगे कि आपका साथ देने में हमारा कितना फ़ायदा है, अदरवाइज हम नहीं साथ देंगे। 1 सितंबर 1939 को वार शुरू हो चुकी थी। जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया था, ठीक है, 1 सितंबर को, और 3 सितंबर तक उसने पोलैंड काफ़ी हद तक तबाह करके फ्रांस तक भी जा पहुंचा था 2-3 दिनों में। तो ये मेन रीज़न मेन ये थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर 1946 के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, 3 जून का प्लान आता है और 1947 का एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाता है, इंडियन एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये प्लान किया गया था 3 जून का जो प्लान था उस पर इसके भी पूरा एक्ट आया है, ठीक है। इस एक्ट के पॉइंट्स डिफरेंट हैं। पॉइंट्स कौन से डिफरेंट हैं? उन्होंने कहा जी 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेटस बनाए जाए, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। डोमिनियन स्टेटस मतलब कि अलग अलग रियासतें होंगी, लेकिन जो इनका हेड जो होगा ना अभी वो पीछे से ही बैठ के चलाएंगे, जो इनकी गारंटी ले रहा होगा ना वो पीछे ही जो बैठा है किंग या क्वीन उनकी, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नर जनरल को इख्तियारात आपके मुंतकिल कर दिए जाएंगे, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस आपका रहेगा। उसके बाद उन्होंने रख दी सुपरमेसी ऑफ लेजिस्लेचर, आप अपनी असम्बली बनाएं, दस्तूर सा असम्बली जो है, और उसके मुताबिक अपना आइन सीधा करना शुरू करें, ठीक है। तीसरे नंबर पे था नो कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये एक्ट में सारा कुछ आ गया था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल आप लोगों पे ख़त्म हो जाएगा। ये उन दिनों की बात जब तकसीम होने वाली है पाकिस्तान और इंडिया की, ठीक है। कानून बना रहे हैं, किस कानून के मुताबिक उन्होंने करनी है। असम्बलीज टू एक्सरसाइज ऑल पावर, सारी बात है गवर्नमेंट बनाएगी तो असम्बलीज की ज़्यादा पावर होगी, वही चीज़ करेंगी क्योंकि वो अवाम से वोट लेके आए होंगे, ठीक है। और आर्म फोर्सेस और सिविल सर्वेंट जो हैं, ठीक है, हर दोनों मुल्क अपने अपने बना सकेंगे, वो बाद में ब्यूरोक्रेसी को रन कर सकेंगे। सारी बात है ब्यूरोक्रेसी, और ये हम ज़्यादा सारा सिस्टम ये देख रहे हैं एक्ट से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे जुडिशल सिस्टम में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी चीज़ें अभी तक सच वैसे की वैसी हैं। ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ से हमें गिफ्ट मिलना शुरू हो गए थे 1947 से गिफ्ट मिल रहे हैं, आज से 76 साल पहले। अच्छा, राइट्स ऑफ किंग गिवन टू गवर्नर जनरल, जो पहले किंग के पास थे वो गवर्नर जनरल को राइट्स दे दिए गए, ठीक है। और राइट टू अमेंड द एक्ट ऑफ 1935, कि आप 1935 के एक्ट को दोनों कंट्री अपने अपने मुताबिक अमेंड करके उसमें तब्दीलियाँ थोड़ी बहुत करके उसको चला सकते हो, ये नहीं कि आप वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रख सकते, ठीक है। राइट टू रिमेन मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ आपको बताए थे वो सारे कंट्रीज़ हैं जो कि ब्रिटिश के अंडर आते थे। कॉमनवेल्थ जो गेम आती हैं उसमें सिर्फ वही कंट्रीज़ हिस्सा लेते हैं जो ब्रिटिश के अंडर थे। क्रिकेट में हमने देखा वही कंट्रीज ज़्यादातर खेलती हैं जहाँ पे ब्रिटिश सारी बात है अपनी कॉलोनी बना के गया था, रूल कर रहा था। टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया वाज ड्रॉप, ठीक है, एम्परर जो थे उनका टाइटल ख़त्म कर दिया गया था, उनके एजाज़ वगैरह जो थे। एग्रीमेंट्स विद ट्राइब्स, जो आपके जारी बात है कबीले हैं, ठीक है, उनके साथ आप एग्रीमेंट्स करोगे। बादशाह जिस तरह भावलपुर की रियासत थी, कालाबाग डैम, इस तरह की जो सारी रियासतें कि आप उनके साथ एग्रीमेंट्स करोगे, वो ऑटोमेटिकली आपके हिस्से नहीं हैं, ठीक है। कश्मीर और यहाँ पे देख रहे हो ना, फिर अब क्यों फड्डा पड़ना शुरू हो गया, ये उन्होंने सारी बात है कहा थी कि आप उनके एग्रीमेंट्स के थ्रू आओगे। और ये जो इंडिपेंडेंस एक्ट है 18 जुलाई 1947 को आया, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ हम देखते हैं जुलाई से अगस्त में जाके पार्टीशन हो जाती है, क्योंकि प्लान बना था 18 जुलाई 1947। तो नेक्स्ट मंथ में ही हमारी पार्टीशन हो जाती है। तो ये प्लान, ये जो एक्ट बना था सारा बना था 3 जून के प्लान पे। 3 जून का जो प्लान है वो आप सारा पाक फेयर में पढ़ोगे, ठीक है।
पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, ठीक है। दोनों अपने अपने मसाइल हैं, सारी बात है, माइग्रेशन चल रही है बॉर्डर पे, तो और रिसोर्सेज जो थे उनकी तकसीम पे लड़ाइयाँ चल रही हैं। 1948 में हमने देखा कि कश्मीर पे वार हो जाती है दोनों मुल्कों की। तो हमारा पहले लॉर्ड फ्रैंक था, उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो था, उनको कायद आज़म कहता है कि आप ही चढ़ाई करें जाके कश्मीर पे, तो वो कहते हैं कि मेरा काउंटर पार्ट ही है उधर भी, वो भी मेरा भाई ही है, सारी बात है, वो भी ब्रिटिश का ही है, उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गोरा था, तो मैं उन पे जो है नहीं अटैक करूँगा। जनरल फ्रैंक पहले गवर्नर अपने बने थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके बाद जनरल डगलस ग्रेसी बने थे, ठीक है। फिर जाके बाद में जाके हाँ सारे आना शुरू होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कायद आज़म बन गए थे, और इंडिया ने जो थे वो माउंट बैटन को ही रखा था। इधर कायद आज़म ने जो इख्तियारात गवर्नर जनरल के अपने पास रख लिए थे, और लियाकत अली खान को वज़ीर आज़म थे। तो अब ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी पाकिस्तान में रन करने के लिए, किस तरह की गवर्नमेंट होगी। स्टेट्स थी काफ़ी ज़्यादा, उनको वो भी साथ नहीं मिली थी पाकिस्तान के, जंग भी सर पे आ गई 48 वाली, ठीक है। तो इन हालात में कॉन्स्टिट्यूशन देना बहुत मुश्किल था। कायद आज़म की भी डेथ हो चुकी थी, तो जो बाकी मुस्लिम लीग के लीडर थे ना, उनके बारे में जुल्फ़कार अली भुट्टो अपनी बुक में कहते हैं मिथ ऑफ द इंडिपेंडेंस में, कि मुस्लिम लीग के जो लीडर थे उन्होंने सिर्फ यही सोचा हुआ था कि हमने पाकिस्तान बनाना है, ये नहीं कभी सोचा था कि अगर पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान को चलाना कैसे है, ठीक है। अगर ये उन्होंने पहले सोचा होता तो टाइम पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते। ये आप रेफरेंस दे सकते हैं, भुट्टो साहब की बुक है मिथ ऑफ द इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो सारी बात है, हम ये उनकी बात देखते हैं कि काफ़ी हद तक सही निकली है। 56 में जाके 9 साल बाद जाके हमारा पहला आइन आता है, और उससे पहले हम क्या करते हैं, लियाकत अली खान साहब 12 मार्च 1949 को 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम दे देते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं देते, हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अपने को सेट कर ली है प्रेसिडेंट, जिसके मुताबिक हम अपनी स्टेट को लेकर चलेंगे। और इंडिया का हमने देखा था रिपब्लिक डे कौन सा था, 26 जनवरी 1950, ठीक है। 1950 में उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही बना लिया था। हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ठीक 10 महीने बाद 12 मार्च 1949 में हमने अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दी है, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 में उधर इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसके कौन कौन से सेलिएंट फीचर हैं, या उसको थोड़ा सा समझने के लिए प्रिंसिपल कमेटी भी बना दी थी ना इन्होंने उस वक्त, साहब वो बना दी, वो एम पे ही वर्क कर रही थी ना, तो ये उन्होंने बताया था कि ये कर लेती है। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल कमेटी उन्हें बना दी, उसने रिपोर्ट में 552 के 53 में पहले रिपोर्ट सबमिट करवाई। वो तो फिर वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट सजेशंस लेते हैं ना, किस तरह लेके चलना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन, सारी बात है। वो ड्राफ्ट कमेटी बनती है इंडिया की, हमने देखी तो अम्बेडकर साहब थे, ठीक है। तो इनकी ज़ेर निगरानी सबकी बनी थी कमेटियाँ, वही सारी उसमें अगर हम डिस्कस करने में बैठे तो वो फिर हमें 48 से लेकर 56 तक सारी जितनी डेवलपमेंट्स हैं वो हमें करनी पड़ेगी। वो करनी पड़ेगी, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री लेके चल रहे हैं पाकिस्तान की, ठीक है। वो फिर असेंबली की तहरीर और मौलवी तमीज़ुद्दीन केस वो भी सारा इसमें ऐड हो जाएगा। फिर आगे गवर्नर जनरल और फ्लक्चुएशन जो आती हैं गवर्नमेंट्स में, गवर्नमेंट पहली आई, फिर वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, फिर वो दूसरे मोहम्मद अली गोगरा फार्मूला जो एंड पे था 56 तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसके सैलिएंट फीचर आप लिखने हैं। और उसके अलावा जो हमारा मौजूदा आर्टिकल है ना 1973 का आर्टिकल, उसका आर्टिकल का A2 जो है 2A, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही है एज इट इज़, उसको हमने अभी तक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में छोड़ा नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा 56 के कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिस्सा था, 62 के कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिस्सा था, और जो मौजूदा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है 1973 का उसका भी हिस्सा है। सर हिस्सा 1973 का पहले प्रीएम्बल के तौर पे था, पहले प्रीएम्बल को तो प्रॉपर इसको ना हिस्सा मतलब प्रीएम्बल को वो लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में ही जाता है, उसका आपको बेसिक प्रिंसिपल, क्योंकि आप देखेंगे कि वो प्रिंसिपल कुछ हद तक सारी बातें ऐसे हैं जो उनको हम रखते हैं। तो सारी बात है, जब मुसलमानों की स्टेट बनी है
तो सबसे पहले हमने कहा कि ये सोवरेनिटी जो है वो बिलोंग करती है अल्लाह ताला को। इक़्तिदार आला का मालिक जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है। तो उसके बाद पीपल रिप्रेजेंटेटिव के नीचे असम्बली जो आएगी वो इलेक्ट होके आएगी, ठीक है। और उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटी, ठीक है। टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान उसको पूरा डिफाइन किया है कितनी है, इक्वल फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, इक्वालिटी ऑफ ऑल द सिटीजन, ठीक है, ये उन्होंने रखी गई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड फैमिली, सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट। और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ आपने ताल्लुकात बढ़ाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और इंटरनेशनल रिलेशंस को इस तरह आपने मजबूत करना है। उसमें क्या है कि आपने मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन को प्रेफर करना है, ये हमारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ठीक है। और आपने ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि आर्मी की तरफ आवाम को ज़्यादा राग़िब करना है कि आर्मी ज्वाइन करो। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ जाता है और इसके मुताबिक हमारी जो है मुल्क चलना शुरू हो जाता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया था, हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। तो गवर्नर जनरल, ठीक है, चेंज होते रहते हैं, वज़ीर आज़म चेंज होते रहते हैं 1947 से लेकर 1956 तक, ठीक है। 9 सालों में 7 वज़ीर आज़म चेंज होते हैं, ठीक है। 4 गवर्नर जनरल चेंज हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा 1955 में लाहौर में मार्शल लॉ लगता है, फर्स्ट टाइम डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है जाके फिर 56 का एक बाकायदा तौर पर आइन बनाया जाता है। सारी बात है, आइन तो हमने बनाना था, पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो आगे फिर मोहम्मद अली बोगरा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और चौधरी मोहम्मद अली, ठीक है, इन्होंने की, इनकी मेन काबिज थी, बाकी भी सारी कॉन्स्टिट्यूट कमेटी साथ थी जिन्होंने मिलकर 56 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। तो 56 का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाते हैं। 56 का कॉन्स्टिट्यूशन जाके 23 मार्च 1956 को लागू होता है पाकिस्तान में, ठीक है। जो 56 का और 62 का आइन है ये 23 मार्च को लागू हुआ है, और जो 73 का आइन है वो 14 अगस्त 1973 को। इनके डेट आपने याद रखनी है कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कभी पूछ लेता है। और इसमें था, सारी बात है, प्रीएम्बल जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग हिस्सा, ठीक है, सेलेंट फीचर इसकी कर रहे हैं, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही था जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया इसमें, ठीक है। रिजिड एंड पार्शली फ्लेक्सिबल, ज़्यादा रिजिड था ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अमेंडमेंट करना इतनी ज़्यादा आसान नहीं थी, जिनके 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी इसको अमेंड करने के लिए। इसमें यूनिकैमरल सिस्टम था, सेनेट का निज़ाम अभी नहीं निज़ाम आया था आइन में हमारे, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होगी, उसके अपोजिट होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और फेडरल सिस्टम था, ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने ना उर्दू भी रखी और बंगाली को भी साथ थोड़ा सा दिया, ठीक है। लेकिन यही कहते हैं कि उर्दू को ज़्यादा हमने प्रेफर किया था। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और उसके अलावा उन्होंने कहा था डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होंगे, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए, चेक एंड बैलेंस रखा गया, माइनॉरिटी को राइट्स दिए गए, लोगों को राइट्स दिए गए, एमरजेंसी प्रोविजन लगाई गई। अगर कोई एमरजेंसी की सिचुएशन पैदा होती है तो एमरजेंसी लगाई जा सकती है, क्योंकि इससे पहले 1955 में लाहौर में एक एमरजेंसी लग चुकी थी, ठीक है। मुसलमानों का और कादियानों के साथ मसला हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा झड़पें हुई थी, तो लाहौर में फिर मार्शल लॉ लगा दिया गया था, ठीक है। और अडल्ट फ्रेंचाइजमेंट का हमने 56 में कॉन्सेप्ट दे दिया कि जो 18 साल से होगा वो वोट डालेगा, ठीक है, बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, या कोई हमने उस पर चेक नहीं रखा। और जुडिशल रूल ऑफ लॉ होगा, हर बंदा लॉ के मुताबिक बराबर होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि होते इसी इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी ब्रेक होता है,
इसके बाद भी मामला जो हैं सेट नहीं होते। अयूब खान साहब मार्शल लगा देते हैं, असम्बली वगैरह सारी टूट गई, ठीक है। और आइन भी उन्होंने कहा ये कोई आइन नहीं है, इसको हम नहीं मानते, मार्शल लग जाता है। और उसके बाद फिर जाके नया आइन बनता है, क्या जी हम एक नया आइन बनाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो फॉरेन मिनिस्टर थे अयूब खान के, ठीक है। इसी तरह फिर वो अपनी असम्बली बना दे, अपनी कैबिनेट बनाते हैं और अब आइन बनाया जाए, तो 1962 का आइन आ जाता है। तो काजेज ऑफ फेलियर क्या थे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फेल हुआ? वो कहते हैं जी इसमें कॉम्पिटेंट लीडरशिप नहीं थी, जो हमारी असम्बलियाँ थी उनमें वो इसको रोक सकते थे। जो इलेक्शन का सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा फॉल्टी था, हमने तो डायरेक्ट इलेक्शन अनाउंस किया हुआ था, ठीक है। पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं थी कि लोगों को कैसे समझाना है, कैंपेनिंग कैसे करनी है, ठीक है। लेक ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग, नेगेटिव रोल ऑफ पॉलिटिशियंस, सारी बात है एक दूसरे की लेग पुलिंग में ज़्यादा लगे हुए थे, बजाय कि एक दूसरे को पावरफुल बनाने के। दोनों बंगाली और इधर वाले आपस की लड़ाइयों में ज़्यादा कर रहे थे, बंगालियों के साथ भी ज़्यादतियाँ कर रहे थे जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे, ठीक है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात फिर आ रही थी। हुसैन शहीस और वर्दी आई चौधरीगढ़, ये दोनों वज़ीर आज़म हमारे बंगाल से थे, ठीक है। इनके साथ भी ज़्यादती करके इनको बरतरफ किया गया। ख्वाजा नाज़मुद्दीन, ठीक है, उनके साथ भी ज़रूर बात है ज़्यादती करके हटाया गया। और उसके बाद सिविल मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी नेक्सस, ये भी फेलियर का काज था। ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस, ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस कहते हैं। मोहम्मद अली बोगरा साहब थे ना, वो पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर थे, फॉरेन मिनिस्ट्री में थे, ठीक है। तो सफ़ीर थे तो सारी बात ब्यूरोक्रेट थे। तो इधर से अयूब खान जो है मिलिट्री के थे, मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस बन जाता है। फिर इन्होंने सारी बात है मिल के पॉलिटिशियंस को भी सारी बात है फेल की है, पावर स्ट्रगल का उनको लग गया था जिसका। तो फ्यूडलिज्म जो था, जो बंदे थे उन्होंने भी असम्बलियों को नहीं चलने दिया, जितने लैंडलॉर्ड बंदे थे असम्बलियों के, सारी बात है ज़्यादा। और उसके बाद ये वेस्ट पाकिस्तान को ये 1 यूनिट डिक्लेयर कर दिया गया था, बंगाल एक प्रोविंस था। तो उन्होंने कहा ये इधर भी ये 4 सूबे हैं, इधर चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी, वेस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट कर दो, वो 1 यूनिट उधर 1 उधर से बराबर चीज़ें मिलेंगी, वरना उधर से वाले बंगाल वाले ज़्यादा ले जाएंगे। इधर सिंध में भी बांटना पड़ेगा, पंजाब में भी बांटना पड़ेगा, बलूचिस्तान में भी और KPK में। KPK का उस टाइम नाम NWFP था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है। और उसके कहते वजूहात कहते हैं कि जी ये यूनिकैमरल भी था, अगर बाई कैमरल होता, सेनेट भी होता तो वो पॉसिबल है कि ना इस तरह की असम्बली टूटती या मार्शल लगता, इस तरह ना होता। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी थी, जो बंगालियों के साथ हम ज़्यादतियाँ कर रहे थे, ठीक है। तो वो भी नहीं चाह रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन चले, कॉन्स्टिट्यूशन नया आना चाहिए। तो नया कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है जी 8 जून 1962 को, ठीक है। और ये आइन जाके टूटेगा 1969 को, ठीक है। 1962 का आइन, जिसे हम कहते हैं कि ये डिक्टेटर ने दिया था, अयूब खान ने, फील्ड मार्शल अयूब खान। अयूब खान सर ने क्या बताया सर? उन्होंने कहा था जी 62 के आइन में कि इसको प्रीएम्बल जो होगा वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही होगा, ठीक है। इसको ऐसे ही हम लेके चलेंगे, मज़ीद आगे वाली तब्दीलियाँ वो कर लेते हैं कुछ। ये भी रिटन फॉर्म में था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक होगा, इसमें आगे थी फर्स्ट टाइम में आके। पिछला हमने देखा पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, जी आ गया था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके बाद अयूब खान सदर बने थे पाकिस्तान के, ठीक है। और उसके बाद ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था, आसान नहीं थी इसमें अमेंडमेंट करने। यूनिकैमरल था, इसमें भी सेनेट अभी तक नहीं आया था, ठीक है। प्रोविंशियल असम्बलीज थी, फंडामेंटल राइट्स थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे था? बेसिक डेमोक्रेसी का था, एक कॉन्सेप्ट था बेसिक डेमोक्रेसी का, क्या कॉन्सेप्ट है वो भी आप डिस्कस करते हैं। उसके बाद इस्लामिक प्रोविजंस दी गई थी, रेफरेंडम का ऑप्शन रखा गया था कि किसी इशू पे रेफरेंडम करवाया जा सकता है, ठीक है। और बेसिक डेमोक्रेसी आ गई, मेन पॉइंट बेसिक डेमोक्रेसी था, BD निज़ाम जिसको कहते हैं, BD सिस्टम, ठीक है।
एमरजेंसी की प्रोविज़न दी, रूल ऑफ लॉ कर दिया गया और प्रेसिडेंट को इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे दी। जारी बात है, सदारती निज़ाम है, सदारती निज़ाम में सदर के पास ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, ठीक है। बेसिक डेमोक्रेसी ये थी कि जैसे हम अपना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देख लेते हैं अपने, जैसे नीचे गांव के लेवल पे काउंसलर जो इलेक्ट होते हैं, खड़े होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि काउंसलर खड़े होंगे अपने इलाके में, ठीक है, अवाम उनको डायरेक्ट वोट डालेगी। पहले काउंसलर खड़े हुए, अवाम ने वोट डाला और काउंसलर जीत के सामने आए, ठीक है। जो जीत के आएंगे आगे वो लोग आगे सदर को डायरेक्ट इलेक्ट करेंगे, ठीक है। और वही लोग जो हैं नीचे मेंबर ऑफ प्रोविंशियल सूबाई असम्बलियों के जो होंगे, फेडरल असम्बली के, उनको इलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो काउंसलर लेवल के हैं, ठीक है, वो बंदे सारे मिलेंगे, वो मिल के असम्बलियों में प्रेसिडेंट के लिए भी वोट करेंगे और असम्बली के लिए भी वोट करेंगे। और ये जो मेथड ऑफ वोट हो गया, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। डायरेक्ट इलेक्शन वो होना था जो अवाम अयूब खान को डायरेक्ट वोट डालती, ठीक है। उसने बेसिक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दे दिया। तो 65 में पाकिस्तान की जंग भी लग जाती है। उसके बाद जनाब मिलिट्री और जो सिविल इस्टेब्लिशमेंट थी उनके दरमियान दरारें आ जाती हैं, ठीक है। भुट्टो साहब इस अलग हो जाते हैं अयूब खान की कैबिनेट से। शिमला जो डेपुटेशन होते ताशकंद माहिदे के बाद, ठीक है, ताशकंद माहिदे के इंडिया का उधर से थे वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सदर थे अयूब खान। इंडिया के वज़ीर आज़म शास्त्री थे, आर यू श्योर? हाँ, तो शास्त्री थे, चेक कर लेंगे। उनकी लाल बहादुर शास्त्री साहब, ठीक है। तो जिस दिन ये ताशकंद माहिदा हुआ था उससे अगले दिन ही जो उनकी डेथ हो गई थी। पॉलिटिकल पार्टीज जो थी डिक्टेटरशिप मार्शल लॉ के अगेंस्ट होना शुरू हो गई, ठीक है। तो हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। अयूब खान ने अपने जो इख्तियारात थे स्पीकर ऑफ असम्बली को देने की बजाय, अगर ऑफिशियली देखी जाए, अगर सदर अपने सीट से होते थे हट रहा है, ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो रहा है, तो उसके इख्तियारात जो हैं वो स्पीकर असम्बली को जाएंगे, क्योंकि सेनेट तो उस टाइम था नहीं। अदरवाइज सदर के इख्तियारात चेयरमैन सेनेट को जाते हैं और वज़ीर आज़म के जो होते हैं वो स्पीकर असम्बली को जाते हैं। तो उस टाइम जो है सेनेट तो था नहीं, तो सदर जो एग्जेक्टिव हमारा ऑर्गन था उसके इख्तियारात पावर जानी थी हमारे स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली के पास। तो उन्होंने स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली को इख्तियारात देने की बजाय इख्तियारात दे दिए जनरल याहिया खान साहब को, ठीक है। तो जनरल याहिया साहब के आगे हम इक़्तिदार में देखते हैं, जनरल याहिया, जनरल टिक्का, बांग्लादेश के साथ जनाब इलेक्शन होता है तो उधर मुजीबुर रहमान मेजोरिटी के साथ अपनी इलेक्शन जीत जाता है। तो उधर जाहिर बात है पाकिस्तान टूट गया, तो वेस्ट पाकिस्तान इधर भुट्टो साहब वाला, तो उधर शेख मुजीबुर रहमान वाला, तो उन्होंने फिर पावर जो थी इधर वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो को मिली। इसीलिए भुट्टो को सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, क्योंकि पावर मुंतकिरी जो है ना वो हमेशा इक्वल रैंक्स में होती है। इसके लिए वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था, वहाँ से अब डायरेक्ट वज़ीर आज़म को या सदर को नहीं इख्तियार दे सकते थे, इसलिए चीफ सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, फिर उनको इख्तियार दिए गए, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, ओके, और 1962 का फिर कॉन्स्टिट्यूशन सारी बात है वो भी नल एंड वाइड हो जाता है, ठीक है। सर सेकेंडली सॉरी आपने एक पॉइंट बताया कि जो पावर है डेवोल्यूशन मतलब पावर ट्रांसफर का है जो फार्मूला, वो मतलब हिरार्की में इक्वल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। मतलब कि एक अथॉरिटी से दूसरी अथॉरिटी के पास जा रही है, ठीक है, तो वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर से, ठीक है, वज़ीर आज़म के पास नहीं आ सकते, ठीक है। मुशर्रफ जब गया था, मुशर्रफ सदर था, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, ये बाकायदा इलेक्ट होकर बाद में सदर बना है, ठीक है। सदर बनने के बाद इसने इख्तियारात सदर को ही दिए हैं जब आसफ अली जरदारी था। तो आसफ अली जरदारी ने फिर 18वीं तरमीम जब की है ना, तो वो इख्तियारात दोबारा असम्बली को प्राइम मिनिस्टर को दे दिए। तो पावर शेयरिंग, एक जगह से दूसरी बंदे को आप हलफ ले रहे हो ना, ठीक है, दो बंदे खड़े होते हैं, जो जारी बात है, जो एक आ रहा होता है एक जा रहा होता है, तो दोनों का रैंक इक्वल होना चाहिए,
वज़ीर आज़म जो पहले जा रहा है बाद में आना में वज़ीर आज़म होगा तो ओथ लेगा, ये नहीं है बाद में आके सदर आके ओथ ले ले उसी जगह पे, उसके लिए अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी टूट चुका था तो सारी चीज़ें, तो इसलिए भुट्टो को सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाना पड़ा था। जो भी उधर होता उस टाइम पे पावर उसको मुंतकिल करने के लिए सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का उसको टाइटल देना था। ठीक है, इसके लिए अदरवाइज फिर होना चाहिए था कि याह्या खान सदर बनता अवाम से वोट लेके, उसको तो पावर दी है इसने अयूब खान ने। अयूब खान तो चलो फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट हो गया था, उसकी कुछ लेजिटिमेशन बनती थी, जायज़ था वो। याह्या खान तो बिल्कुल जायज़ नहीं था। मुशर्रफ के बाद अगर क्यानी को इख्तियार मुंतकिल कर दिए जाते, ठीक है ना, फिर जब वजह बनती है, फिर सिचुएशन वो वाली बनती है। जैसे मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया और मुशर्रफ के बाद ये इख्तियार नेक्स्ट को जो है मुंतकिल हो गए थे। तो सर इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम याह्या वाला कॉन्सेप्ट देखें कि जब ज़िया ने मार्शल लॉ लगा के ज़िया एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू, तो फिर उसने 1969 में अपने पावर्स सॉरी सर ये अयूब ने फिर अपनी पावर्स जो है वो याह्या को ट्रांसफर कर दी। हाँ, तो उसमें वो सदर तो फिर नहीं बना, सदर नहीं बना ना, तो मार्शल लॉ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था। ठीक है, तो इट मींस कि उसने मार्शल लॉ इंपोज किया सदर के कहने पे। वैसे ही इख्तियार उसको मिल गया, उसने कहा उसको कंटिन्यू रखा, नहीं ज़्यादा देर चला सका, विजन नहीं था, या बांग्लादेश में बाहर शुरू हो गई। अगर ना होती तो पॉसिबल है फिर थोड़ी देर टिकता, लेकिन इलेक्शन हो गए थे, उनका टिकना ज़्यादा देर नहीं था। भुट्टो ना भी आता, मुजीबर रहमान ने आना था, जंग ना भी लगती, इलेक्शन तो जाके 1970 में हुए थे, तो वहाँ जाके ठीक 1 साल बाद जाके 1971 में होती है। तो काजेज ऑफ फेलियर क्या है, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फेल हुआ? ठीक है, गिवन इट वाज गिवन बाय अ वन मैन, जैसे जैसे अयूब खान को मर्जी थी उसकी, ठीक है, जैसे जैसे उसकी पसंद थी वो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते गए। वो कह रहे कि ज़्यादा बंदों की रजामंदी नहीं थी, क्योंकि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनएनिमोसली उसको एक्सेप्ट किया गया था। सारी पार्टीज़ के हेड ने उन्हें कंसेंट दी थी कि हाँ बिल्कुल ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन था जी इसमें भी, ठीक है, ये इतनी बड़ी वजह तो नहीं है, लेकिन काज एक देते हैं, सारी बात है, हमने काज बनानी जो है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल फीचर से निकालनी है ना। क्रिटिसिज्म में हमने देखा था वो चीज़ें भी अटैच करते जो उसमें नहीं भी थी, जब किसी पर तनकीद करनी होती है। ठीक है, वो कहते हैं जी बेसिक डेमोक्रेसी का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है वो इतना अच्छा नहीं था, सूबों को इख्तियार दिए ही नहीं इन्होंने, और स्टिल वन यूनिट ही था वैसे के वैसे। ठीक है, असेंबली को भी पावर नहीं थी, पावर तो थी सारी प्रेसिडेंट के पास। क्यों? क्योंकि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, उसमें सदर के पास इख्तियारात होंगे। ठीक है, और एंड को वही वजह है कि लेक ऑफ कंसेंसस, मेजर पॉलिटिकल जो पार्टीज थी उनका इस पे इजहार रजामंदी नहीं था, वो चीज़ पे रजामंद नहीं थी, राज़ी नहीं थी। तो इस वजह से भी 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फिर हमें तो तोड़ना पड़ा, नल एंड वाइड करना पड़ा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। मौलाना फजल रहमान साहब का जब भी तकरीर शुरू होती है वो कहते हैं 73 के आइन के तनाजुर में। ठीक है, 73 के आइन के तनाजुर में मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 दैट वाज एक्सेप्टेड अनएनिमोसली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान। सब ने कहा जी हाँ अब ठीक है, ये आइन बिल्कुल ठीक है, इसमें आप तब्दीलियाँ ना भी करो कि मुल्क इसके मुताबिक अगर हम चलाएँ तो मुल्क ठीक चलेगा। ठीक है, तो 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1973 को हमारा तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वजूद में आ जाता है। उसके मुताबिक भुट्टो साहब जनाब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं पाकिस्तान के। ठीक है, और इसके भी सेलिएंट फीचर्स चलो ऐड कर लेते हैं। सेलिएंट फीचर क्या मतलब कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इसमें ऐड कर दिया गया एज अ आर्टिकल, पहले में प्रीएम्बल था, ये भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, और इसमें भी पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियारात ज़्यादा होंगे। ठीक है,
और उसके बाद ये पाकिस्तान का ये भी रीजन कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों हाउसेस से हमें मेजोरिटी के साथ कोई भी बिल जो है पास करके पुराना पड़ता है। पार्लियामेंट के बाद क्या हम लोग और ये फर्स्ट टाइम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया ये बाई कैमरल आया, ठीक है, जिसमें हमने सेनेट भी रखा। जब सेनेट की चीज़ें बीच में ऐड की गई तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिजर्वेशन दूर हो गई थी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है सेनेट है, तो हमारी जो छोटी मोटी पार्टियाँ थी उनके लिए सेनेट बहुत ज़बरदस्त होता है। ये छोटी पॉपुलेशन होती है उनके लिए सेनेट हमेशा बहुत ज़बरदस्त होता है, काम की चीज़ है, ठीक है। अब बलूचिस्तान की भी सेम सीटें हैं, पंजाब की भी सेम सीटें हैं, KPKB की सेम सीटें हैं, ठीक है। सेनेट इस वजह से बेहतर है। और उसके बाद जारी बात है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, रूल ऑफ लॉ रखा गया, और उसके बाद जस्टिस सिस्टम रखा गया। जस्टिस सिस्टम में क्या रखा है सर? यही हमारे Independence of इंडिपेंडेंस जुडिशरी के, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी जितनी है वो इंडिपेंडेंट है, अपने तौर से अपनी मर्जी से डिसीजन लेके फैसले कर सकती है। मुस्लिम डेफिनेशन शामिल की थी। हेड ऑफ द स्टेट मुस्लिम होगा, जी सर। ठीक है। बोथ होंगे, पीएम और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट दोनों के लिए मुसलमान होना जरूरी है। मिनॉरिटी राइट्स दिए गए हैं, बेसिक ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 6 ऐड किया गया। आर्टिकल 6 ऐड किया गया। आर्टिकल 6 ऐड किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 6 जो है हाई ट्रियन, गद्दारी, संगीन गद्दारी, मतलब इसने प्रोटेक्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फुल एंड फाइनल, आप जो भी इसको सस्पेंड करेगा उसके ऊपर गद्दारी हाई का ट्रीजन का मुकदमा चलेगा। इसलिए मतलब ये मुशर्रफ पे जो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मुशर्रफ पे जो भी केस चला रहे हैं ना वो हाई ट्रियन का ही चला रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा काजी फाइज ईसा साहब ने कहा है कि मैंने दोबारा से समाअत करनी है और मेरी अदालत में जनरल ज़ियाउल हक को सदर ना कहा जाए, ना उनका नाम लिया जाए, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि संगीन गद्दारी थी आइन को तोड़ना। अब इसी में 52 भी एक ऐड कर दी थी, ज़ियाउल हक ने अमेंडमेंट की थी। आर्टिकल 6 को कहते हैं। आर्टिकल 6 कहते हैं, डिफाइन डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम ऐड की थी इसमें। उसके बाद फिर वो साइड